हेलो एवरीवन, आज से हम हमारा नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है। टफ चैप्टर नहीं है, थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है। आपको पूरा समझना पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिक्विडेशन की तरह नहीं है कि अगर आपको एक फॉर्मेट पता है तो आप पूरा कर लोगे। नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको पूरे सम्स ट्राई करने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उस चैप्टर को अब हम अभी से शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग क्या होता है वो समझने पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है समझो। अगर आपके पास ओपनिंग कैश है, ठीक है, आपके कंपनी के पास है ओपनिंग कैश बैलेंस है 100 करोड़ रुपीस, ठीक है, और आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस है 150 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है 50 का, जो अपवर्ड डिफरेंस है 50 का, ये कैसे हुआ, ठीक है, ये 50 रुपया या 50 करोड़ रुपया कैसे बढ़ा, इसके लिए हम लोग क्या स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश होगा उसको समझने के लिए हम क्या बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। कोई भी डिफरेंस ऑफ कैश होगा उसको हमको समझने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे कि क्या इनफ्लो हुआ क्या आउटफ्लो हुआ, उसको समझने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इतना समझो कि इस चैप्टर में कैश का मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि कैश क्या होता है। हमारे हिसाब से कैश क्या होता है, कैश इन हैंड। ठीक है, समझ में आया कि हमारे हाथ में जो है वो कैश होता है। नहीं, इस चैप्टर में वो नहीं है। इसमें क्या होता है, कैश का मतलब क्या होता है, कैश होता है एंड कैश इक्विवेलेंट्स होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें दो चीज इंक्लूड होगी, कैश इंक्लूड होगी और कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब कैश में क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है, कैश में क्या क्या इंक्लूड होगा, कैश इन हैंड इंक्लूड होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। ठीक है, फिर कैश एट बैंक इंक्लूड होगा। ओके, इसमें अब ये भी याद रखना कि बैंक ओडी भी होता है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी इंक्लूडेड होता है। तो समझो अगर कैश एट बैंक दिया तो मतलब पॉजिटिव फिगर है, बैंक ओडी दिया तो नेगेटिव फिगर है, इतना आपको पता चलता है। ठीक है, अब कैश इक्विवेलेंट्स मतलब क्या हुआ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटीज या तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ओके, इतना समझ में आ गया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जिनका पीरियड 3 मंथ से कम है। ठीक है, 3 मंथ या 3 मंथ से कम है, वो क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा। ओके, समझ में आ गया। सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जिस नाम से दिया उससे कोई लेना देना नहीं, आपको बस ये देखना पीरियड कितना है। ठीक है, तो अगर पीरियड 3 मंथ से कम है तो वो जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट होंगे वो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में कैश का मतलब क्या हो गया, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। कैश में क्या क्या आता है, कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, और कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट आपने सिर्फ 3 महीने के लिए किए वो इन्वेस्टमेंट्स ही कैश इक्विवेलेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो वो भी कैश में इंक्लूडेड होगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग समझते इस चैप्टर में करना क्या है। ओके, अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है वो देखते हैं हमें। ठीक है, कैश फ्लो हमें एनालाइज करना है कि क्या इनफ्लो हुआ क्या आउटफ्लो हुआ, वो तो इतना समझ में आ गया। अब कितने मेथड्स है इस चैप्टर में वो एनालाइज करने के लिए। ठीक है, एक कहते हैं डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपके पास 2 मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अब डायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, हमेशा जो भी कैश फ्लो होगा, ठीक है, चाहे इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो, ठीक है, कैश फ्लो चाहे कितनी कुछ भी हो, वो 3 ही एक्टिविटीज में बटेगा। ठीक है, 3 ही एक्टिविटीज में उसको कैटेगराइज कर सकते हो। ओके, फर्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सेकेंड है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज,
ठीक है, और थर्ड है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो मेथड होते हैं, लेकिन हर दोनों मेथड में आप सिर्फ इन्हीं तीन चीजों में कैटेगराइज कर सकते हो। जो भी कैश फ्लो होगा आप यही तीन चीजों में कैटेगराइज कर सकते हो। इतना समझ में आ गया। तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब क्या हो गया, जो भी इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो। ठीक है, इनफ्लो या आउटफ्लो किस वजह से हो रहा है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है वो बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे आप सेल करते हो, परचेस करते हो, वो क्या किस में कैटेगराइज हो जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। समझ में आ गया। जो आप बिजनेस धंधा करने के लिए आप नॉर्मल जो सेल परचेस करते हो, सैलरी पे करते हो, वो सब क्या आ जाएगा आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होगा, जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप फिक्स्ड एसेट्स परचेस कर रहे हो, जो भी एसेट्स परचेस कर रहे हो, अगर वो चीज के लिए आप पैसा यूज कर रहे हो तो वो किस कैटेगरी में पैसा जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट में मतलब क्या आ जाएगा आपका, डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, ये सब क्या हुआ, आपने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में, आपको डिविडेंड मिला। ठीक है, आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए तो आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। समझ में आ गया। तो जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट परचेस किया या सेल किया, जो भी किया, और या तो इन्वेस्टमेंट खरीदा या बेचा, वो सब किस में आता है, इन्वेस्टमेंट, वो सब किस में आता है, इन्वेस्टिंग में आता है। ठीक है, अब थर्ड क्या आ गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ, जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है रिलेटेड टू इक्विटी शेयर्स या बोरोइंग्स। ठीक है, फाइनेंस मतलब क्या हुआ, अपनी कंपनी को चलाने के लिए मैं तो या इक्विटी शेयर लूंगा या तो बोरिंग लूंगा, दोनों में से दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो तुम कैपिटल लो या तो डेट लो। ठीक है, तो जो भी रिलेटेड होगा इक्विटी शेयर मतलब कैपिटल से, इक्विटी शेयर कैपिटल से या तो डेट से। ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग में आ जाएगा। समझो आपने डिविडेंड पे की है। ठीक है, डिविडेंड पेड किसके लिए होता है, इक्विटी शेयर के लिए होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए होता है, और इंटरेस्ट पे किसके लिए किया आपने, इंटरेस्ट पेमेंट आप किसके लिए करते हो, बोरोइंग्स के लिए करते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू इक्विटी शेयर या बोरोइंग। इन्वेस्टिंग मतलब आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया, फिक्स्ड एसेट्स हो या इन्वेस्टमेंट्स हो। ठीक है, और ऑपरेटिंग मतलब जो भी मेन बिजनेस एक्टिविटीज है, जो आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज है, उसमें जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो पूरा कैश फ्लो आपको सिर्फ इन्हीं तीन चीजों में कैटेगराइज करना है। ठीक है, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में होता क्या है वो हम लोग देखेंगे, बट कैश फ्लो और आउटफ्लो कैसे आपको कैटेगराइज करना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में। समझ में आ गया। ऑपरेटिंग मतलब जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो होगा आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से। इन्वेस्टिंग मतलब क्या, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, ठीक है, उसमें जो आपने कैश इन्वेस्ट किया वो आपका इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। और थर्ड क्या, जो भी फाइनेंसिंग के लिए आपने काम किया वो आपका क्या आ जाएगा, फाइनेंसिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो तीन कैटेगरी आपने समझ ली, दो मेथड समझ लिए। ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट इससे स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड, और सेकेंड इससे, ये लास्ट में करेंगे। ठीक है, ये सेकेंड मेथड होगा। हम लोग पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड थोड़ा इजी है, और प्लस ये आपको अगर ग्रिप बैठ गया है पूरे चैप्टर का, तो उसके बाद में इनडायरेक्ट में थोड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है, एक ही पार्ट में डिफरेंस है, वो मैं आपको जब इनडायरेक्ट आएगा तब समझा दूंगा। तो अभी हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ओके, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब देखो कोई भी मेथड होगा आपको सिर्फ एक फॉर्मेट याद रखना है। ओके,
इनडायरेक्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस होंगे इस फॉर्मेट में, बट नॉर्मल फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स आपका जो भी है पर्टिकुलर्स लिखो, ओके, फिर क्या लिखोगे आप, अमाउंट, ओके। अगर आपको 2 कॉलम बनाने अमाउंट के तो आप बना सकते हो, ये वर्किंग कॉलम हो जाता है और ये जो मेन कॉलम हो जाता है, ठीक है। मैं बनाता नहीं हूँ इसलिए फिर मैं वो कॉलम नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक ही कॉलम बनाऊंगा, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या बोला कि कैश फ्लो आपका कितने कैटेगरी में कैटेगराइज होगा। फर्स्ट क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्या होगा आपका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। ओके, इसके बाद में आप क्या पे करोगे, इसमें टैक्स पेड करोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। फिर आपको क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम लोग यही पैटर्न से सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ यही चीज चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है। अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग देखेंगे, पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ये चीज चेंज हो जाएगी। अब क्या चेंज होगी वो हम जब करेंगे तब दिखा दूंगा, बट अभी डायरेक्ट मेथड में क्या है, कैश फ्लोज फ्रॉम एक्टिविटीज लिख दो, मतलब क्या हो जाता है, कैश सेल्स या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटा, जो भी आप क्या बोलते हैं नॉर्मल एक्टिविटीज में करते हो वो, ठीक है। उसके बाद में आपको कैश फ्लोज बिफोर टैक्स एंड ऑर्डिनरी आइटम्स आएगा, उसमें से आप टैक्स पेड लिखोगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, टैक्स पेड माइनस करोगे। उसके बाद में कैश फ्लोज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और सम में जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होंगे उसको माइनस करने के बाद आपको आ जाएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। समझ में आ गया, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें कुछ टैक्स वैक्स का कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद में आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप इन 3 चीजों में आप कैटेगराइज करोगे, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। उसके बाद में ऑपरेटिंग में आप टैक्स माइनस कर दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस कर दोगे, तो आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। और इन दोनों में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सम करेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज का हम सम करेंगे तो आपको समझ में आ जाए क्या क्या चीज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में आती है, इन्वेस्टिंग में आती है, फाइनेंसिंग में आती है, और आपको कैसे सम सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग सम से स्टार्ट करेंगे। कौन सा मेथड है हमारा, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड हम बाद में लेंगे, ओके। समझ में आ गया। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सम। अभी हम लोग चालू करेंगे हमारा फर्स्ट सम, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मेरे पास बीकॉम की टेक्स्ट बुक नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी टेक्स्ट बुक देखा, मेरे को नहीं मिला कहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कौन सी टेक्स्ट बुक में चैप्टर, कौन सी टेक्स्ट बुक में वो चैप्टर है, तो मेरे को नहीं मिला। तो मैंने अपने सीए की टेक्स्ट बुक लेके आई है, उससे मैं आपको सम सॉल्व कराऊंगा और आपको समझाऊंगा। इसका मैं नोट्स लिंक पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाल दूंगा, आप वहां से लेके डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस सम में क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे टेक्स्ट बुक से, तो आप भी देख लेना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्लास वर्क सेक्शन है, ओके, क्लास वर्क सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ, पेज नंबर 186, ठीक है। मैं यही 186 से ही डालूंगा, बट अगर आपको चेक करना है तो पेज 186 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी कैसे सॉल्व करना है वो पहले आपको बता देता हूँ,
ठीक है। तो आपको पहले स्ट्रक्चर बना दो पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा अमाउंट, ओके। फर्स्ट क्या आता है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये पूरा मैं उसके लिए ले रहा हूं। फिर क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ओके। और उसके बाद में क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, समझ में आ गया। तो इन तीन चीजों में हमें कैटेगराइज करना है, तो इन्हीं तीन चीजों में हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट सम है, मैं बहुत धीरे धीरे से आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, सेकंड सम से हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट सम है, ओके। तो देखो सम स्टार्ट करने से पहले आप देख लो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि डायरेक्ट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट मेथड से करना है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन में क्या देखोगे, अगर आपको P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दी है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि आपको डायरेक्ट मेथड से करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट दी है और एडजस्टमेंट्स दी है, ठीक है, आपको P&L स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, समझ जाना कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है तो, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि डायरेक्ट मेथड से करो तो डायरेक्ट से करना, इनडायरेक्ट से करो तो इनडायरेक्ट से करना, बट अगर नहीं दिया है तो कैसे आपको एनालाइज करना, अगर ये तीनों दिया है तो डायरेक्ट मेथड, अगर P&L नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, ओके ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से करना है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से करना है। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट से कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट से करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट P&L स्टेटमेंट दिया होगा, उसके अंदर बैलेंस शीट दी होगी, फिर एडजस्टमेंट दिए होंगे, ठीक है। तो आप पहले P&L स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद में आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट्स, उसके बाद में अगर बैलेंस शीट में कुछ होगा तो बैलेंस शीट में कर लेना, ठीक है, समझा। क्योंकि अगर आप P&L और एडजस्टमेंट्स कर लोगे तो आपका बैलेंस शीट कवर हो जाता है, बट अगर उससे अगर कुछ एडजस्टमेंट्स रहे तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले आप P&L स्टेटमेंट से चालू करोगे। देखो, द फॉलोइंग डेटा वर प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रायन लिमिटेड एट द ईयर एंड, ठीक है। तो हमको किसका डेटा दिया, रायन लिमिटेड का दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्या है, इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में आपको क्या दिया है, सेल्स दिया है, ठीक है। अब याद रखना कि सेल्स अगर कुछ नहीं बोला है, ठीक है, क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला है कि सेल्स क्या है, क्रेडिट सेल्स है या कैश सेल्स है, ठीक है, क्रेडिट है या कैश है, तो आपको हमेशा अज्यूम करना है कि जितने भी आपको सेल्स दिए वो क्या दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है, ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अगर सेल्स में आपको कुछ नहीं दिया तो आपको क्या अज्यूम करना है, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अब देखो, अगर क्रेडिट सेल्स दिया है, ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स कितने हैं आपके, 6,98,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये पूरा वर्किंग नोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे सम होते रहेंगे मैं उस हिसाब से आप यहाँ पर लिखते रहूंगा, ठीक है। अब वर्किंग नोट में क्या है, अगर आपने क्रेडिट सेल्स किए तो आपके डेटर्स बढ़ गए, ठीक है, तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, डेटर से मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। क्रेडिट सेल किए तो आपके डेटर्स बढ़ गए, तो आपको कहाँ से मिलेगा पैसा, डेटर से मिलेगा, ठीक है, सेल्स करके आपको पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्या करोगे, आप क्या फाइंड करोगे, फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, समझ में आ गया। सेल्स किया आपने, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब देखो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया और डेटर्स का, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया आपको, 55,000, ठीक है। 31 मार्च 2012 का देखना, ठीक है, 12 इस बार ये कौन सा ईयर है, 31/3/13, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस किसका होगा, 31/3/12 का होगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस प्लस
आप क्या करोगे प्लस आप क्या करोगे क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स आपके कितने हुए 6,98,000, ठीक है, लेस क्लोजिंग बैलेंस, ओके, वो कितने आपके 47,000, ठीक है। तो जो बचा वो आपको क्या हो जाएगा कलेक्शन, ठीक है, आपको कैश का डेटर ने आपको पैसा दे दिया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो 55 प्लस 6,98,000 माइनस 47,000, तो आपको आंसर आएगा 7,06,000, ठीक है। मेरे पास आंसर सिर्फ पड़े हुए, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इस मेथड से एक बार सॉल्व कर सकते हो कि आप ये स्टेटमेंट मेथड नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट मेथड कर रहे हो, ठीक है। वर्किंग नोट में आप ऐसा भी कर सकते हो या तो आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ, जो आपको जमे वैसा करो, ठीक है। तो आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, ठीक है, तो ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000, ठीक है, टू सेल्स यहाँ पे लिखोगे कितना है 6,98,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपको कितना आएगा 47,000, तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय कैश स्लैश बैंक, ठीक है। तो जहां पर भी आपको कैश स्लैश बैंक आया तो मतलब वो कैश को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आनी चाहिए। तो ये आप जब बैलेंस करोगे, ठीक है, तो आपको आंसर क्या आएगा 7,06,000, ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट हमने क्या फाइंड किया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, ओके। तो आप यहां पर क्या लिखोगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वर्किंग नोट 1, ठीक है, वर्किंग नोट 1 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना आया आपको 7,06,000, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दिया है, उससे आपको क्या निकालना पड़ेगा परचेज निकालना पड़ेगा। इसमें भी अज्यूम्ड है कि अगर आपको कुछ नहीं दिया होगा तो वो कौन से परचेज होंगे आपने क्रेडिट परचेज किए, ठीक है, समझ में आ गया। ये नॉर्मल है, अगर आपको कुछ नहीं दिया तो आप क्रेडिट सेल मानोगे और कुछ नहीं दिया तो आप क्रेडिट परचेज मानोगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से आप क्या फाइंड करोगे परचेज, और फिर परचेज से आप क्या फाइंड करोगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है, समझ में आया लॉजिक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि आपको क्या बोल रहा है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ठीक है, आपको कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का कोई लेना देना नहीं है उसमें। तो इससे आप क्या फाइंड करोगे परचेज फाइंड करोगे, ठीक है। अब परचेज भी अगर क्रेडिट में होगा तो आपका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो उस परचेज से आप क्या फाइंड करोगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, समझ में आ गया। तो अभी क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको कितना दिया है 5,20,000, ठीक है। तो अगर आपको स्टेटमेंट पता है फॉर्मेट पता है क्या होता है, आपको क्या है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। इसमें अगर आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपको सेल्स आ जाता है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपको सेल्स आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, आपको क्या फाइंड करना है परचेज फाइंड करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको कितना दिया है 5,20,000, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक देखो, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 1,10,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना दिया है 1,44,000, ठीक है। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिए, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में आप देख सकते हो इसमें डायरेक्ट कुछ दिया नहीं, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस या कुछ भी आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं दिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पे परचेस मिल जाएंगे, ठीक है। 5,20,000 प्लस 1,44,000 माइनस 1,10,000, ठीक है। तो आपको आंसर आ जाएगा 5,54,000, ठीक है, समझ में आ गया। 5,20,000 प्लस 1,44,000 माइनस 1,10,000, तो आपको आ जाएगा परचेस कितना आया 5,54,000। ये कौन से परचेसेस आपके क्रेडिट परचेसेस है, ठीक है। तो अभी तक कैश फ्लो में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, अभी तक कैश इनफ्लो नहीं हुआ है ना आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। अब इस क्रेडिट परचेस से आपको क्या फाइंड आउट करना है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को कितना पे किया, ठीक है। तो अभी पेमेंट टू क्रेडिटर्स फाइंड आउट करना है। तो
इसी में स्टेटमेंट बना दो, इजी हो जाएगा। ओपनिंग आपका अकाउंट्स पेएबल कितना है 50,000, ठीक है। क्लोजिंग कितना है आपका 43,000, ठीक है। आपने परचेज कितना किया है, परचेज कितना किया आपने 5,54,000, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा टू कैश/बैंक, इतना आपने पेमेंट किया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो टू कैश बैंक आपका कितना आएगा 5,47,000, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऐसा आपको सॉल्व करना। अब देखो कैश/बैंक आ गया, ठीक है। कैश मतलब आपका कुछ तो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, जब ये आ जाता है तो समझ जाना आपको ये सब कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालना है, ठीक है। तो अभी आप क्या लिखोगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। ये आपका क्या है वर्किंग नोट 2, कितना हुआ 5,47,000, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट देखो क्या है आपका इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस मार्जिन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ओके। ये आपको मतलब क्या है ऑपरेशन, मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएगा, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखो क्या है, कितना है 1,47,000, ठीक है। अब देखो पेमेंट किया है, ठीक है। तो पेमेंट किया है तो ये माइनस हो जाएगा, याद रखना, मतलब पैसा जा रहा है, ठीक है। ये पैसा आया तो आपने ऐड किया, पैसा गया तो आपने माइनस किया, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका कितना है 1,47,000, ठीक है। लेकिन इसमें देखो आपको क्या दिया, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस ऑफ 37,000। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है, एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, डेप्रीसिएशन माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 37,000 आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1,47,000 माइनस 37,000 आपको कितना आएगा 1,10,000, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये तो अगर आपको इसके बाद में आप देखना बैलेंस शीट में कोई अक्रूड लाइबिलिटीज है, अक्रूड एक्सपेंसेस है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अगर वो नहीं है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपका इस साल का पेमेंट हुआ तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर बैलेंस शीट में ऐसा कुछ हुआ कि अक्रूड एक्सपेंसेस है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो ये मतलब जो आपका एक्सपेंसेस है ये पेड एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। ये पेड एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। ये इस साल के एक्सपेंसेस है, ये क्या हुआ अक्रू हो चुके हैं, ठीक है। 1,47,000 के अक्रू हो चुके हैं, उसमें से आपने नॉन कैश हटा दिया तो 1,10,000 आपके क्या हो चुके हैं अक्रू हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसको पे नहीं किया, पे करोगे तो ही आपका कैश फ्लो इफेक्ट होगा, राइट। अगर आपका बैलेंस शीट में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो ये क्या हो जाते हैं अक्रू एक्सपेंसेस, अक्रूड हो चुके, पे नहीं हो चुके, ठीक है। समझ में आ गया। अगर बैलेंस शीट में नहीं दिया है कुछ, जैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज नहीं दिया या प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाता है अज्यूम कि आपने ये पे कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ दिया है तो ये सिर्फ अक्रूड होते हैं, पेड नहीं होते, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अभी देखो इस सम में भी देखो कि आपको दिया है कि नहीं दिया है। इस सम में भी आपको दिया है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस है और नीचे आप देखोगे तो आपको अक्रूड लायबिलिटीज भी दिख जाएगी, ठीक है। तो आप ये मतलब क्या हो गया, ये अक्रूड लायबिलिटी होगी, आपने पे नहीं किया, ठीक है। तो अब पे करने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना आपने पेमेंट किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग वो फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे कर रहा हूं, मैंने अभी तक सिर्फ 3 ही एंट्री की है, तीनों एंट्री मैंने आपको इन डेप्थ समझा दी है, ठीक है। आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी आपको दिया होगा, अगर आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है या प्रीपेड कुछ नहीं है तो जो दिया है वही आपको पे किया है, ठीक है, वही आपने पे किया है तो वही कैश फ्लो में आ जाएगा। लेकिन अगर वो सब कुछ है, अक्रूड है, प्रीपेड है, तो वो क्या हो जाता है सिर्फ अक्रूड हो जाता है, ठीक है। वो उस साल के एक्सपेंसेस है, आपने पे नहीं किए, आपने पे क्या किया है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपका कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है 1,10,000, ठीक है। समझ में आ गया।
और इसमें से आप क्या माइनस, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट आपको समझा देता हूं मैं रट्टा मारने के लिए, ताकि आप जब सम करो तो फटाफट कर लो, ठीक है। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया, ठीक है। इसमें आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज लिखोगे, प्लस करोगे, उसमें से माइनस क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, ठीक है। समझ में आ गया। फिर आप क्या करोगे, प्लस क्या करोगे, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, और माइनस क्या करोगे, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। समझ में आ गया। ये आपको स्टेटमेंट में ही दे दिया कि ओपनिंग बैलेंस प्लस करो, फिर क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग माइनस करो, क्लोजिंग प्रीपेड प्लस करो, ओपनिंग प्रीपेड माइनस कर दो, ठीक है। तो आपको देख लो ओपनिंग क्या दिया है, 9000 दिया है, ठीक है। अक्रूड लायबिलिटीज में देखना आपको ओपनिंग बैलेंस कितनी दी है, 9000, क्लोजिंग बैलेंस आपको कितनी दी है, 12000, ठीक है। उसके बाद में आपका क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया है, 1000, ठीक है। और ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना दिया आपको, 5000, ठीक है। तो आप ये जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, 110, 119, 119 माइनस 12 आपको आ जाएगा 17, 18, 18 माइनस 5, 13, ठीक है। तो 1,03,000 आपका क्या आ जाएगा, ये आपने पे किया है, ठीक है, पेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, समझ में आ गया। तो आपने ये पे किया है, तो आप यहां पर लिखोगे पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना पे किया, 1,03,000, तो बाहर जा रहा है पैसा, तो पैसा बाहर जा रहा है तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम लोग ने क्या फाइंड किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना पे किया, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट किया, हमने पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से जितना नॉन कैश है उसको माइनस किया, ठीक है। वो क्या हो जाता है, अक्रूड हो जाता है, क्योंकि इस सम में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों था। अगर दोनों में से कुछ एक भी हो तो भी वो अक्रूड हो जाता है, ठीक है। तो ये अक्रूड हो गया, ठीक है। इसमें से हम लोग ने ऐड माइनस करके हम लोग ने पेड एक्सपेंसेस निकाले, और वो पेड एक्सपेंसेस हम लोग ने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया हुआ है, अदर इनकम स्लैश एक्सपेंसेस इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, ठीक है। 23,000 का आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस पे क्या होगा, ठीक है। आपने डिबेंचर लिया या आपने कुछ बोरोइंग की, आपने उनको इंटरेस्ट दिया, तो वो कौन से में आ जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाता है, ठीक है। तो आप लिखोगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। कितना आ जाता है, 23,000, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद में आप क्या लिखोगे, इसके बाद में क्या है, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, ठीक है। तो ये किसके लिए हुआ, इन्वेस्ट किया आपने, कुछ लोन्स एंड एडवांसेस दिए किसी कंपनी को, तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, इंटरेस्ट, वो क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, तो इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, ठीक है। कितना आपको इंटरेस्ट मिला, 6,000 रुपया मिला, ठीक है। मिला तो ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो ये ब्रैकेट में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, हम लोग देखेंगे क्या होता है आगे। उसके बाद में क्या है, इनकम टैक्स, ठीक है। अब इतना याद रखना, टेक्स्ट बुक में पीएनएल स्टेटमेंट में अगर आपको इनकम टैक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो हमेशा ये अज्यूम करना कि ये इनकम टैक्स प्रोवाइडेड है, ठीक है। उस साल की वो इनकम टैक्स होती है, आपने पे नहीं किया है, ठीक है। उतना आपने पेमेंट नहीं किया, उतना आपने सिर्फ प्रोवाइड किया है, क्योंकि आप पीएनएल स्टेटमेंट अक्रूवल बेसिस पे बनाते हो, तो आपने सिर्फ उसको प्रोवाइड किया है कि भाई इस साल की एक्सपेंसेस है, आपने पे नहीं किया, ठीक है। तो जब आपने पे नहीं किया तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको पेमेंट कितना करना है, ठीक है। तो अभी इनकम टैक्स देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो ये आप टैली करो तो आपको आंसर कितना आएगा 56,000 आपको आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, टैक्सेस पेड। ठीक है, तो अभी टैक्सेस पेड आउट फाइंड करो। अब टेक्स्ट बुक में देखो सेम आपको बनाना है, अगर आपको स्टेटमेंट वाइज बनाना है तो वैसे, आप लेजर बनाना चाहो तो लेजर बनाओ। ठीक है, इसमें हम लोग लेजर बना देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम टैक्स पेएबल, ठीक है, ओके। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा इनकम टैक्स पेएबल का 5,000। ठीक है, तो बाय बैलेंस 5,000। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस अपना कितना है, टू बैलेंस 3,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया, 5,000 और 3,000। और इस साल का इनकम टैक्स आपकी लायबिलिटी हुई, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000 रुपया। ठीक है, तो ये कितना आपने पे किया, तो टू कैश/ बैंक आपने पे किया, ये आपका क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग वगैरह आ जाएगा। ठीक है, 5 + 7 कितना हो जाता है आपका 12, 12 - 3 आपका कितना हो जाएगा 9,000। तो इस साल का आपका कितना एक्सपेंसेस हुआ इनकम टैक्स का 9,000। ठीक है, तो टैक्स पेड आपका किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 9,000 माइनस। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया। याद रखना P&L स्टेटमेंट में जो भी इनकम टैक्स दिया होगा वो हमेशा इनकम टैक्स प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, आपने पे नहीं किया। ठीक है, अभी ये आपने कैसे फाइंड किया, अगर आप लेजर के हिसाब से करना चाहो तो वैसे कर लो, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर टैक्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो आपने ये टैक्स पेड आ जाता। ठीक है, आप ये मेथड से भी कर सकते हो, ये मेथड से भी कर सकते हो, आपके हिसाब से जो आपको जमे। ठीक है, समझ में आ गया। टैक्स पेमेंट आपकी कितनी हो गई 9,000। ठीक है, उसके बाद में आप देखो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आपको दिया नहीं है, लेकिन आप अज्यूम कर लो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कितना 23,000, फिर माइनस आपने 7,000 टैक्स भरा और आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया 16,000। ठीक है, उसके बाद में आपकी बैलेंस शीट है। ठीक है, अब बैलेंस शीट आप बाद में सॉल्व करना, उसके पहले आप क्या सॉल्व करोगे, अभी एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स में आप क्या सॉल्व करोगे, स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट देख लो, परचेज इन्वेस्टमेंट्स फॉर ₹78,000। ठीक है, तो आपने क्या परचेस किया, इन्वेस्टमेंट परचेस किया। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने क्या किया, कुछ इन्वेस्ट किया, तो कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगा वो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखोगे परचेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया, कितना आपने यूज किया 78,000, तो पैसा आपके जेब से गया, तो 78,000 आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देख लो, सोल्ड इन्वेस्टमेंट ₹90, कॉस्टिंग ₹90,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट सेल किए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेल किए, कॉस्टिंग कितना है उसका 90,000। ठीक है, तो अब याद रखना, हमेशा आपको नॉर्मल सी बात है, आप या तो जब भी आप सेल करते हो या तो आपको प्रॉफिट होता है या तो आपको लॉस होता है। ठीक है, तो इस सब में आपको क्या हुआ है वो आपको P&L स्टेटमेंट में दिख जाएगा। ठीक है, तो P&L स्टेटमेंट में आप जाओगे तो आपको क्या लिखेगा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपको इस सब में क्या हो गया, गेन हुआ है, कितने हजार का गेन हुआ 12,000 का, तो ये टोटल आपको कितना मिला है 1,02,000। ठीक है, तो ये आपको कैश मिला है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके बुक में क्या आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सा अमाउंट आएगा 1,02,000। ठीक है, तो सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट है वो। ठीक है, 1,02,000। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो इसके आगे, फिर क्या है, परचेज प्लांट एसेट्स फॉर ₹1,20,000। ठीक है, तो आपने क्या किया, एसेट परचेज किया है कितना 1,20,000 का। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड एसेट्स में, तो आप यहाँ पे लिख दोगे परचेज्ड प्लांट एसेट्स 1,20,000। पैसा आपके जेब से जा रहा है तो 1,20,000 आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो, सोल्ड प्लांट एसेट्स दैट कॉस्ट
10,000 with accumulated depreciation of rupees 2,000 for 5,000। अब देखो इजी सी एडजस्टमेंट है, लेकिन आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं। आपने सेल किया प्लांट, ठीक है, कॉस्ट कितनी है उसकी 10,000, ठीक है 10,000, उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे, ठीक है, तो आपको 2,000 इसमें से माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा आपका WDV, ठीक है, तो WDV ऑन द टाइम ऑफ सेल, ठीक है, तो 8,000 उसकी WDV है, उसमें से आपको क्या हो गया लॉस हो गया, तो आपने कितने में बेचा उसको कैश स्लैश बैंक, आपको 5,000 रुपया मिला, ठीक है, तो 5,000 रुपया आपने 5,000 रुपये में आपने क्या बोलते प्लांट बेचा, तो आपने जितने में आपने बेचा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सोल्ड प्लांट, ठीक है, आपको कितना आएगा 5,000 रुपये आपके जेब में आएगा, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे आपको बस एडजस्टमेंट देखने, आपको सिर्फ क्लासिफाई करना है किसमें आता है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग, और उसी हिसाब से करते जाना है, ठीक है। अभी आगे करो, फिर क्या, issued 1 lakh rupees 1 lakh of bonds at face value in an exchange for plant assets on 31st March 2013, ठीक है। अब आपने इस सम में, इस एडजस्टमेंट में क्या किया, आपने 1 लाख रुपए के बॉन्ड इशू किए, ठीक है, किसके एक्सचेंज में, प्लांट के एक्सचेंज में, ठीक है, प्लांट के एक्सचेंज में आपने बॉन्ड इशू किए, तो इसका एंट्री क्या आएगा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड्स, ठीक है, तो इसमें देखो आपको कोई भी कैश इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर कैश इफेक्ट नहीं होगा तो इस एंट्री का आपका कोई क्या बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो इस एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो क्योंकि आपने बॉन्ड किसके लिए इशू किए, प्लांट के लिए इशू किए, ठीक है, तो आपको उसमें कोई कैश आया नहीं और गया नहीं, ठीक है, तो इसकी वजह से उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट करो, रीपेड 50,000 ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी, ठीक है, अब आपने क्या किया, बॉन्ड्स को रीपे किया, अब आपने बॉन्ड्स को रीपे किया, तो इसका आपको एंट्री आएगा, क्यों आपने बॉन्ड्स वापस से दिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तो बॉन्ड्स को आपने क्या किया, पेमेंट किया, तो आपका एंट्री क्या आएगा, बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक, ठीक है, बॉन्ड्स भी हो सकता है, बॉन्ड्स होल्डर भी हो सकता है, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, हमें क्या लेना देना है, हमारा पैसा गया, ठीक है, तो आपने 50,000 रुपया पे किया, तो वो किसके लिए पे किया आप याद रखो, बॉन्ड्स इशू किए, ठीक है, बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि ये डेट है, ठीक है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, किसी में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने फाइनेंस किया, अपनी कंपनी के लिए कुछ आपको खरीदना था, किसके लिए, आपने दूसरों से पैसा लिया, तो बॉन्ड्स आपने दूसरों से पैसा लिया, मतलब आपने फाइनेंस किया, तो वो किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखोगे बॉन्ड्स रीपेड, ठीक है, कितना आएगा उसका 50,000, ओके, तो 50,000 आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में आपने क्या किया, इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ये तो नॉर्मल सी एंट्री है, इशूज 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, तो आपने 15,000 शेयर इशू किए, आपने इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, नेक्स्ट एंट्री है, उसका क्या एडजस्टमेंट है, उसका क्या है 15,000 इंटू 10, तो आपने इक्विटी शेयर इशू किए, तो उसका एंट्री क्या हो जाता है, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे वो भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको कितना आएंगे, 15,000 इंटू 10 रुपीज पर शेयर, आपको 1,50,000 आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये पूरा हमारा सम हो गया, ठीक है। अब देखो इस सम का मेन और क्रक्स पॉइंट, ठीक है, इस सम में ये नॉर्मल सम था, ठीक है, अगर आपको ये पूरा कैश फ्लो आता है तो ये आप इजीली कर लोगे, ठीक है, लेकिन इसका एक मेन पॉइंट है, वो आपको समझना पड़ेगा। अब वो आप कैसे समझोगे, सम में देखो, आप पीएनएल में जाओ, पीएनएल में आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है,
प्रॉफिट कितना है आपको 16,000 का, ठीक है। तो अगर ये 16,000 में आपने कुछ डिविडेंड्स पे नहीं किए, ठीक है, कुछ डिविडेंड्स पे नहीं किए, तो ये डायरेक्टली आपको क्या हो जाता है, ये रिटेन अर्निंग्स हो जाती है, ठीक है। ये किस में चली जाती है, बैलेंस शीट में, ठीक है। इतना तो नॉर्मल अकाउंटिंग आपको आता होगा, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होता है अगर डिविडेंड्स पे नहीं किए तो 16,000 पूरा का पूरा आपका किस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस शीट में देखो, ठीक है, बैलेंस शीट में जाओ, लायबिलिटीज में, उसमें आप देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो, ओके। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में अब ये देखो कि उसका ओपनिंग कितना है 1,32,000, ठीक है, और उसकी क्लोजिंग कितनी है 1,40,000, ठीक है। तो आपने इस साल कितना प्रॉफिट इसमें डाला है, सिर्फ और सिर्फ 8,000 का, जबकि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है 16,000 का। तो ये 8,000 रुपया क्या हो गया, जो 16,000 है उसमें से आपने सिर्फ 8,000 रुपया रिटेन अर्निंग्स में डाला है। तो जो 8,000 का डिफरेंस है, ये 8,000 क्या हो गया, आपने क्या पे किया है, डिविडेंड्स पे किए, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये इसमें हिडन एडजस्टमेंट थी, आपको बैलेंस शीट देखना, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट में आपको समझ में आ जाएगा कि आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में 16,000 ऐड होना चाहिए, बट असल में ऐड कितना हुआ है 8,000, तो वो 8,000 क्या हो जाएगा, डिविडेंड पे हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सब आपको अगर आपको चेक करना है कि आपने प्रॉपर सम किया तो सभी क्या बोलते हैं एसेट का या लाइबिलिटीज का आप अकाउंट बनाओ और अकाउंट बना के आप सॉल्व करो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे डिविडेंड्स पेड। अब डिविडेंड्स आपने पे किए, ठीक है, तो डिविडेंड्स पे किए मतलब इक्विटी शेयर पे आपने डिविडेंड्स पे किए, तो वो क्या हो जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो डिविडेंड्स पेड कितना है 8,000, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री थी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको आप वर्किंग नोट में लिखना, वर्किंग नोट बना के 16,000 लेस डिविडेंड्स पेड लेस रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, इज इक्वल टू आप लिखोगे रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स आपकी कितनी है 8,000, लेकिन आपने प्रॉफिट्स ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा आपको 8,000, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डिविडेंड्स पेड, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मेट में नहीं सिखाया, मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया। अगर आपको फॉर्मेट में बनाना है आप फॉर्मेट में बना देना, ठीक है। तो डिविडेंड्स पेड इस सम का एक हिडन एडजस्टमेंट था, ठीक है, समझ में आ गया। अभी पूरा कंप्लीट करो इसको, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि आपने पूरा सम कर लिया है प्रॉपरली, तो आप क्या करो, जो भी एसेट्स है लाइबिलिटीज है उसका आप लेजर बना दो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आपको बता देता हूँ एक, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपने किया उसका क्या है, ओपनिंग कितना है उसका 1,27,000, ठीक है, क्लोजिंग कितना है 1,15,000, ठीक है। आपने परचेस कितना किया इन्वेस्टमेंट 78,000 का, सेल कितना किया है 1,02,000 का, ठीक है। लेकिन उसमें से 12,000 आपका क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप ये जब टैली करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये दोनों टैली हो जाएगा, मतलब इसमें आपने और कुछ हिडन नहीं है, ठीक है, इसमें आपका कुछ और हिडन नहीं है, ठीक है। तो हर एडजस्टमेंट के बाद में आप उसका एसेट उसका क्या बोलते हैं लेजर बना दो। लेजर में अगर कुछ और निकल गया, समझो यहाँ पे अगर आपका बैलेंस निकल जाता है इस सब में, तो वो आप क्या समझते हैं कि आपने और सेल किया, यहाँ पे निकल जाता है तो आप कहते हैं कि हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन इस सम में नहीं होगा क्योंकि इस सम में हम लोगों ने प्रॉपरली कर लिया है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि आप सही हो कि गलत हो, तो हर बार सम करो तो उसका आप क्या बोलते हैं लेजर बना दो, ठीक है। लेजर बना दोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस सम में सिर्फ एक ही हिडन एडजस्टमेंट थी डिविडेंड पे करने की, ओके, वो आपकी हिडन एडजस्टमेंट थी। उसके बाद उसके अलावा और कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं थी, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी ये पूरा सम कंप्लीट करो, ओके। ये हो गया, टैक्स पे किया तो यह क्या आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। लेकिन इस सम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको कितना आ जाएगा 56 माइनस 9,000 आपको क्या आ जाएगा 47,000, ठीक है। उसके बाद में ये ऐड माइनस करो तो आपको ये क्या आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम
ये ऐड माइनस करो तो आपको क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको कितना आएगा, 6 + 1 2 + 5, ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव कितना आएगा आपको 85,000, ठीक है। तो नेगेटिव आपको कितना आ जाएगा 85,000, ठीक है। और ये आप करो, ये क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपका आंसर आएगा 69,000, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद में, अब ये आ गया, ओके। उसके बाद में ये सब माइनस करो तो आपका आंसर आना चाहिए। उसके बाद में ये होने के बाद में आप लिखो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होगा, 47,000 माइनस 85,000, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 47,000 माइनस 85,000 प्लस 69,000, ठीक है। समझ में आ गया। 47,000 माइनस 85,000 प्लस 69,000, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 31,000, ठीक है। ये क्या हो गया आपका नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा आपको इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसके बाद में क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपने लिखा, ठीक है। पहले तो सबका टोटल मार दो, उसके बाद में ये सब माइनस करके आप क्या लिखोगे, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आपको आंसर कितना आएगा 31,000, ठीक है। प्लस करो इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अगर आप ओपनिंग करोगे इसमें ऐड तो आपको आंसर क्या आना चाहिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। समझ में आया। देखो ओपनिंग कुछ भी हो, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर ओपनिंग 100 हो और क्लोजिंग 150 हो तो वो डिफरेंस 50 का आपको ये पूरा स्टेटमेंट बना के बताना है, ठीक है। तो इस सम में ये स्टेटमेंट बना के डिफरेंस 31,000 आ रहा है, ठीक है। अभी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, ओपनिंग है 15,000, ठीक है। तो 15,000 ओपनिंग है, तो क्लोजिंग कितना है आपका 46,000। तो आप देख लो 31 + 15 करोगे तो 46 आएगा, मतलब आपका ये सम सही है, ठीक है। समझ में आ गया। तो कैसे करना है, पूरा सम कर दो, उसके बाद में ये सब जो भी ऐड है उसको ऐड करके माइनस करके उसको आप क्या करोगे, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फाइंड करो, ठीक है। उसमें ओपनिंग ऐड करो, ये दोनों ऐड करके आपका आंसर क्या आना चाहिए, क्लोजिंग आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी ये पूरा का पूरा सम हो गया। ये मैंने आपको धीरे समझाया, बहुत डेप्थ में समझाया, हर सम मैं इतना स्लो नहीं करूंगा, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट मेथड में आपको समझना है कि ऑपरेटिंग में क्या आएगा, सिर्फ मोस्टली ये 3 एक्टिविटीज तो आती ही आती है, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बदले आपको इसके साथ साथ कैश सेल्स भी आएंगे, कैश परचेसेस भी आएंगे, ठीक है। ये तो मतलब अगर परचेज हुआ तो ऑफकोर्स सी बात है, मैंने आपको बता दिया था, कैश परचेज हुए तो डायरेक्टली लिख दोगे, नहीं हुआ तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर टैक्स पे करोगे, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इस सम में नहीं था, ठीक है। अगर होता तो वो हम लोग माइनस करते, ठीक है। फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हर सम में चेंज होते रहता है, तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मेट कैसा है, पहले इनकम स्टेटमेंट करो, फिर एडजस्टमेंट करो, ठीक है। फिर बैलेंस शीट में आप सबका एक बार नॉर्मली पेंसिल से उसका लेजर बना दो, ठीक है। लेजर बना के अगर आपको हिडन एडजस्टमेंट मिलती है तो आप ऐड और माइनस कर लो। इस सम में सिर्फ एक ही हिडन एडजस्टमेंट था, वो क्या था, डिविडेंड पे किया है, वो आपको बताया नहीं था, ठीक है। वो आपने कैसे फाइंड आउट किया, आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस का लेजर देखा, ठीक है। उसमें सिर्फ 8,000 का डिफरेंस ऐड हुआ है, लेकिन प्रॉफिट आपको 16,000 का हुआ है, तो वो जो 8,000 है वो अज्यूम्ड है कि आपने डिविडेंड्स पे किए, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, बहुत स्लो किया है मैंने, बहुत डिटेल में किया। अभी हम लोग आगे से थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इस सम का करेंगे, ठीक है। वो कौन सा है, साउंड लिमिटेड, ठीक है। साउंड लिमिटेड का सम है, सेम ही है, आपको
पहले इनकम स्टेटमेंट देखो, उसके बाद में आप क्या देखोगे एडजस्टमेंट, उसके बाद में बैलेंस शीट आप उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहले क्या है सेल्स रेवेन्यू है, तो सेल्स रेवेन्यू है, इसमें भी आपको ये नहीं दिया है कि कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। तो आपको कैश सेल्स नहीं दिया है तो समझ जाना ये क्या है क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स में आपको क्या आ जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ जाएंगे, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो आप इधर ही मैं कर लेता हूँ, बट अगर आपको करना है तो आप वो बना देना, स्टेटमेंट बनाना, क्या बनाओगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। आप क्या करोगे ओपनिंग डेटर्स, चलो मैं यहाँ पे कर ही लेता हूँ। ओपनिंग डेटर्स आपके कितने 2500, क्लोजिंग डेटर्स आपके कितने 2195, ठीक है। आपने सेल किया है, सेल कितना किया आपने 45,300, तो आपका ये बैलेंस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपने कैश कलेक्टेड, ठीक है। कैश कलेक्टेड कितना आ जाएगा 45,605, ठीक है। तो 45,605, ठीक है। आप यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते थे ओपनिंग प्लस सेल्स माइनस क्लोजिंग, आपको यही आंसर आता, ठीक है। तो इस सम में मैं आपको ऐसे ही करके दूंगा। अगर आपको लेजर बनाने का ही है, आप वर्किंग नोट जब एग्जाम में करोगे तो आपको प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना ही है, लेकिन इस सम में मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब आपका क्या हो गया सेल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, सेम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसका फॉर्मेट क्या है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आपको क्या मिलेगा फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, उसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस सब में देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको कितने दिए 39,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दिया है 1300, क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना दिया है 1400, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में देखो लाइबिलिटीज में जाओगे तो लाइबिलिटीज में आपको क्या दिया वेजेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इस सब में आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, ठीक है। तो इस सब में अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये दोनों मिलेगा, ठीक है। तो 39,000 प्लस 1400 माइनस 1300, आपको आंसर कितना आएगा 39,100, ठीक है। समझ में आया। तो वो क्या आ जाएगा आपका परचेज प्लस वेजेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल टू 39,100, ठीक है। अब आप उसका सेम टू सेम परचेज और वेजेस मिल गए, सेम टू सेम आपको पेमेंट फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल है, जैसे हम लोगों ने परचेज के लिए करते थे वैसे पेमेंट वेजेस के लिए करना है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या लिखोगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड वेजेस, ठीक है। पहले आप क्या कर रहे थे सिर्फ क्रेडिटर का कर रहे थे, इस बार आप क्या करोगे वेजेस का भी करोगे, ठीक है। सेम करना है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर और वेजेस का, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर कितना है 650, ठीक है, प्लस वेजेस का कितना है आपका 20, तो आपका आंसर कितना आएगा 670 प्लस परचेसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, वो कितना है आपका 39,100, ठीक है, 39,100 लेस क्लोजिंग बैलेंस आपको करना है। क्लोजिंग बैलेंस आपकी कितनी है 440 और 40, ठीक है। तो 440 प्लस 40 आपका क्या हो जाता है 480, माइनस कर दो तो ये आपने क्या कर दिया पेमेंट ऑफ परचेस एंड वेजेस, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आप इसको सॉल्व करो तो आपको आंसर कितना आएगा 670 प्लस 39, तो आपका आंसर आएगा 39,290, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपने पे किया तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड वेजेस माइनस होगा कितना होगा 39,290,
ठीक है, समझ में आ गया। तो इस सम में डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, तो आपने पूरा क्यूमुलेटिव निकाला परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और उसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये नहीं समझाओ तो आप स्टेटमेंट वाइज बना दो। स्टेटमेंट बनाओगे तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड वेजेस है, ठीक है। तो आप ये क्रेडिटर्स और वेजेस का आप क्या करोगे, स्टेटमेंट बना दोगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितनी है इसकी 650 प्लस 20, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है 440 और 40, ठीक है। आप परचेज कितना कर रहे हो 39,200, ठीक है। तो 39,100 आप इधर प्लस कर रहे हो और ये आपको पेमेंट मिल जाएगी। कितनी मिलेगी 39,290, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आप एक इससे भी कर सकते हो या तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, जो आपको समझे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन है, उसके बाद में सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस है, ठीक है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस है, इसमें आप देख लो लाइबिलिटीज या एसेट में कोई प्रीपेड या तो अक्रूड एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपने क्या हो जाएगा इस साल पे कर दिया। तो पेमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना आ जाएगा आपको 2960, ठीक है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। इंटरेस्ट पेड किया मतलब वो क्या हो गया, फाइनेंस एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग के लिए लिया था आपने पैसा, तो 300 आपने क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। इसमें देख लो इंटरेस्ट इनकम दिया हुआ है, इंटरेस्ट इनकम पेड नहीं मिला, रिसीव्ड नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो पेएबल या रिसीवेबल होगा, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट इनकम कितना दिया है आपको 65 दिया हुआ है, और जब आप एसेट में देखोगे तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दी हुई है, ठीक है। तो आपको कितना रिसीव हुआ वो फाइंड कर लो, ठीक है। तो ओपनिंग क्या आएगी आपकी 65 आपकी ओपनिंग आएगी, प्लस आपको इंटरेस्ट इस साल का इंटरेस्ट इनकम कितना होता है 65, ठीक है। क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग है आपकी इंटरेस्ट रिसीवेबल 100, ठीक है। तो 65 प्लस 65 माइनस 100, तो आपको कितना आंसर आएगा, आपको 65 प्लस 65 माइनस 100, तो आपको आंसर आएगा 30, ठीक है। ये 30 किस में आएगा, आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना आएगा 30, ठीक है। वर्किंग नोट दिया तो आप वर्किंग नोट लिख दो, या तो यहाँ पे भी लिख सकते हो 65 प्लस 65 माइनस 100, जैसे यहाँ पे किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड इनकम ग्रॉस, ठीक है। अब ये क्या होता है वो हम आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, उसके बाद में आपको है एड इंश्योरेंस सेटलमेंट रिसीव्ड, वो क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपका किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। लेस क्या करोगे आप, टैक्सेस पेड, ठीक है। फिर आपका जाए कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिव बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फिर इसमें से आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स माइनस करोगे, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप इसमें से माइनस करोगे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की वैल्यू कितनी दी है आपको 10, ठीक है। इंश्योरेंस सेटलमेंट रिसीव्ड, तो 10 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्सेस, ठीक है। इस साल का प्रोविजन कितना है आपका 550, ठीक है। तो अभी ये समझने के लिए अभी ये भी एंट्री हम लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद में एडजस्टमेंट में जाते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट कितना है, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, 15% डिबेंचर ऑफ 300 वाज रिडीम ड्यूरिंग ईयर 2, ठीक है। रिडीम किया मतलब आपने पैसा दिया, ठीक है। तो 15% डिबेंचर आपने रिडीम किया, कितने रुपए का, 300 रुपए का, मतलब आपने 300 रुपया वापस दिया, ठीक है। फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड इंक्लूडेड इन प्रोविजन फॉर टैक्सेस अमाउंट्स टू ₹15, ठीक है। इस सम का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या बोला है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड अमाउंट्स टू ₹15, ठीक है। तो आपको देखो डिविडेंड इनकम आपको कितना दिया है, डिविडेंड इनकम आपको कितना दिया है
वो क्या ग्रॉस अमाउंट है, ठीक है। ग्रॉस अमाउंट आपको कितना दिया 95, ठीक है। इसमें से आपका क्या डिडक्ट हो गया TDS 15 रुपए का, तो 80 रुपये आपको क्या मिल रहा है कैश स्लैश बैंक, ठीक है। 80 रुपये आपके हाथ में आया, 80 रुपये आपको कैश आया, 15 रुपया TDS डिडक्ट कर दिया। जिसने भी आपको क्या बोलते डिविडेंड दिया, जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है उसने आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब उन्होंने 15 रुपया काट के आपको कितना रुपया दिया 80, तो आपके हाथ में कितना आया 80, तो ये किस में लिखोगे आप डिविडेंड रिसीव्ड है, सॉरी, तो डिविडेंड रिसीव्ड है तो वो किस में आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड कितना आएगा 80 रुपीज, ठीक है। समझ में आया, तो उसमें से आपने टैक्स माइनस किया तो आपको कितना हाथ में आया, कितना कैश में आया वो इंपॉर्टेंट है, कितना कैश में आया आपको 80 कैश में आया, ठीक है। अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट क्या है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्सेस, ठीक है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आपका क्या है 550, इसमें आपको वही बना देते हैं इनकम टैक्स पेएबल, ठीक है। प्रोविजन नहीं इनकम टैक्स पेएबल, इसका लेजर बना देते हैं, ठीक है। तो देखो इनकम टैक्स पेएबल आपका ओपनिंग कितना है 450, क्लोजिंग कितना है 400, ठीक है। इस साल का आपका प्रोविजन कितना है 550, ठीक है। समझ में आया। उसमें देखो अभी नेक्स्ट देखो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसमें से 15 रुपया जो टैक्स है वो आपने पहले ही दे दिया है, मतलब वो कंपनी ने पहले ले लिया, मतलब आपको वो पे नहीं करना है, तो 15 रुपया तो आपने पे पहले ही कर दिया, वो डिडक्ट हो गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो जो बैलेंस आएगा वो आपने क्या किया टैक्स पेड मतलब टू कैश बैंक, ठीक है। टैक्स पेड मतलब टू कैश बैंक, ठीक है, ये आएगा। तो ये आपका जो अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ पे टैक्स पेड में से माइनस करना है, ठीक है। तो 450 प्लस 550 आपका आंसर आएगा 1100, ठीक है। आप टैली कर लो 450 प्लस 550 1000 आएगा, 1000 माइनस 400 माइनस 15 आपको कितना आएगा इस साल का आपने कितना टैक्स पे किया 585, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट था, अगर आप 450 प्लस 550 माइनस 400 कर दे तो आपका आंसर कितना आता 600, ठीक है। लेकिन आपने पहले ही 15 रुपया दे दिया, आपने नहीं दिया है बट कंपनी ने पहले ही काट दिया है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के पास पहले ही पहुंच गया है, तो वो 15 रुपया माइनस करके आपने इस साल का आपने कितना अपने हाथ से टैक्स पे किया 585 रुपीज, ठीक है। तो इस सब में से एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन डिविडेंड्स रिसीव्ड, ठीक है। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्या है अ प्लांट कॉस्टिंग ₹500 हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 420 वाज सोल्ड फॉर 80, तो 500 का एसेट था उसमें से 420 रुपया माइनस करो डेप्रिसिएशन, तो 80 रुपये की WDV आती है, ठीक है। तो आपने 80 रुपये में ही सेल किया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा सेल ऑफ प्लांट एसेट, ठीक है 80, ठीक है। समझ में आया। इसमें कुछ ऐड मतलब आपको कुछ देखना नहीं है गेन या लॉस हो, क्योंकि आपकी WDV भी 80 थी और आपने सेल भी 80 में ही किया, ठीक है। ड्यूरिंग ईयर 2 इंटरिम डिविडेंड 760 वाज पेड एंड फाइनल डिविडेंड 800 वाज पेड, तो डिविडेंड्स पे किया आपने, डिविडेंड्स पेड 760 प्लस कितना 800, कितना आपने पे किया 760 प्लस 800 आपने डिविडेंड्स पे किए, तो 760 प्लस 800 आपको कितने डिविडेंड्स पे किए आपने 1560 रुपीज़, ठीक है। समझ में आ गया 1560 रुपीज़ आपने पे किए, और लास्ट तो कुछ नहीं है, ऑल सेल्स एंड परचेसेस आर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके बाद में आपको एक बार देखना है तो बैलेंस शीट भी देख लो, ओके। अब देखो बैलेंस शीट में आप रिजर्व्स एंड सरप्लस पे आ जाओ, ठीक है। उसमें देखो 1460 आपकी ओपनिंग बैलेंस है आपकी 900, क्लोजिंग बैलेंस है आपकी 1460, तो आपका बैलेंस कितना इंक्रीज हुआ 560, बट आपका प्रॉफिट कितना हुआ है 2120, तो ये जो डिफरेंस है कितना 1560, ये किसका गया, ये क्या बोलते हैं
इसका डिफरेंस है, ठीक है। तो ये समझ में आ जाए, इसमें दिया हुआ ये सम में 1560 आपने डिविडेंड्स पे किया, बट अगर पिछले सम की तरह भी ये साइलेंट होता, इसमें आपको ये नहीं दिया होता एडजस्टमेंट, तो आप ये अज्यूम कर लेते डिविडेंड्स पे कितना है 1560। किस वजह से? आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखते आपका डिफरेंस कितना है 560 का ही ऐड हुआ है, ठीक है। तो 2120 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो मतलब आप अज्यूम कर लोगे कि 1560 आपने डिविडेंड्स पे किया, ठीक है, पिछले सम की तरह, लेकिन इस सम में दिया था तो आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, आपका ये हो गया, आपने सेल ऑफ प्लांट एसेट लिख दिया, ओके, आपने डिविडेंड्स का भी कर लिया। अब आपको क्या देखना है? सिर्फ बैलेंस शीट देखनी है। सबका लेजर बना दो एक बार के लिए, आप लेजर बना के फिर आपको हिडन एडजस्टमेंट मिल जाएगी अगर कुछ होगी तो, ठीक है। तो आप लेजर बना लो, पहले प्लांट एंड मशीनरी का लेजर है, लेजर बनाओ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्स्ट लेजर है, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस 1010 1980, ठीक है, ये क्या ओपनिंग और ये क्लोजिंग, कितने का आपने सेल किया, ठीक है। प्लांट कॉस्टिंग 500 हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 420, तो 500 रुपये का आपने एसेट सेल किया, तो ये जो अमाउंट है वो आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 1980 प्लस 500 माइनस 1470 आपका क्या आ जाएगा? आपने ये क्या हुआ? एसेट परचेज किया, ठीक है। तो टू कैश स्लैश बैंक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना आएगा? 1470, ठीक है, समझ में आया। परचेज किया मतलब आपको ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी सेम है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हो जाते हैं आपके? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो जाते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंस आना जरूरी है, और वो हम क्या बोलते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड करेंगे, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स आपने कंप्लीट कर दिए, इन्वेंट्रीज आपने कंप्लीट कर दी, इंटरेस्ट रिसीवेबल आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव आपने कंप्लीट कर दिया। फिर कैश इन एंड कैश एंड बैंक, वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे? शेयर कैपिटल देखो 262150 है, और बड़ा कितना, और इस साल क्लोजिंग कितना है? 2600, मतलब आपने कितना शेयर इशू किया? 450 का आपने शेयर इशू किया, तो शेयर इशूड, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो 450 आप माइनस कर दोगे, ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो आपने कर लिया। फिर 15% डिबेंचर्स 1800 थे और वो 2000 हो गए, ठीक है, तो उसकी आप एडजस्टमेंट करो पहले तो, ठीक है। तो डिबेंचर्स आप देखो, ओपनिंग कितने आपकी? 1800, क्लोजिंग कितनी है आपकी? 2000, ठीक है। तो उसके बाद में आपने सेल कितना किया इस बार? 15% डिबेंचर ऑफ 300 आपने सेल किया, ठीक है। तो आपने 300 रुपया, 300 आपने डिबेंचर सेल किए, ठीक है। तो आपने 500 क्या डिबेंचर्स आपने, आपका बैलेंस आता है, ठीक है। तो मतलब आपने 500 रुपये के आपने डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या आ जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इशू ऑफ 15% डिबेंचर्स, ठीक है, कितने के आपने किए? 500, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री क्रेडिट्स आपने देख लिया, वेजेस आउटस्टैंडिंग, इनकम टैक्स पेएबल और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का आपने देख लिया, ठीक है। वो क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट था, किस बेसिस पे इंपॉर्टेंट था? एक तो आपको एडजस्टमेंट नंबर 2, जिसमें आपको टीडीएस के बारे में मालूम पड़ा, और बैलेंस शीट में आपको कैसे सॉल्व करना है। सब एसेट और लायबिलिटी आप अगर ऐसे देख लोगे तो आपको समझ में आएगा। डिफरेंस होगा तो उसका आप लेजर अकाउंट बनाओ तो आपको मिल जाएगा। अगर आपने कुछ इशू किया है या फिर क्या बोलते हैं आपने कुछ खरीदा है तो आपको समझ में आ जाएगा, और उस हिसाब से आप एंट्री कर लो, ठीक है। समझ में आ गया ये पूरा का पूरा सम, ये पूरा कंप्लीट सम था। पिछले सम में हमें बैलेंस शीट का कुछ यूज नहीं हुआ था, इस सम में हम लोगों ने बैलेंस शीट में भी हिडन एडजस्टमेंट्स थे, ठीक है। कैसे सॉल्व करने वो तो आपने देख लिया। लायबिलिटी सिर्फ बैलेंस शीट देखो, डिफरेंस होगा तो आप लेजर बनाओ, लेजर बना के आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कंप्लीट करो तो ये क्या हो जाएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कितना आएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? आपका आंसर आएगा 2780, ठीक है।
उसके बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आपका आंसर आएगा ये क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आपका आंसर आएगा 1280 नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आपको आंसर ये नेगेटिव ही आएगा 1210, ठीक है। समझ में आ गया? तो सेम है, मैं अभी उधर जगह नहीं है तो मैं यहीं पे कर ला हूँ। तो इसके बाद में आप क्या लिखोगे, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। इसको आप पूरा करो, 2780 माइनस 1280 माइनस 1210, ठीक है। तो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको कितने आएंगे, 290, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करोगे, ठीक है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपके कितने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है वो कितना है 85 प्लस कैश इन हैंड है 500 प्लस कैश एट बैंक है 300, ठीक है। तो 85 प्लस 500 प्लस 300 आपको आंसर आएगा 885, ठीक है। तो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग कितना आंसर, एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 470 प्लस कैश इन हैंड है आपका 300 प्लस कैश एट बैंक है आपका 405, ठीक है। तो आपका टोटल कितना आएगा 175, ठीक है। तो ये प्लस करोगे तो आपको ये आंसर आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर हमारा सम था, इसमें सिर्फ एक तो डिविडेंड पे नहीं, सॉरी, इसमें तो आपका एक डिविडेंड रिसीव का इंपॉर्टेंट था, उसमें टीडीएस आएगा, एक टैक्सेस पेड का आएगा जो टीडीएस आपने एडजस्ट कर दिया पहले ही, और उसके बाद में एक तो ये हिडन एडजस्टमेंट थी, ठीक है, और ये दो हिडन एडजस्टमेंट्स थी, ठीक है। हिडन एडजस्टमेंट इजी थी बट आपको याद रहना चाहिए कि बैलेंस शीट भी आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये था पूरा सम। सो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा ही डिफरेंट है, इसमें हम लोग को बैलेंस शीट पूरा ही नहीं दी गई है, हमें इसमें 2-3 रेशियोज दिए और रेशियोज से हमें बाकी सबके बैलेंस निकालने, ठीक है। बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी इस सम में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए मैं ये सम कर रहा हूँ, वरना मैं सम नहीं करता, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे तो आपको सब दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है, P&L दिया हुआ है, और आपको ये कहा है कि यू आर इन्फॉर्म बाय द अकाउंटेंट दैट लेजर्स रिलेटिंग टू डेटर्स, क्रेडिटर एंड स्टॉक फॉर बोथ द ईयर्स वर सीज्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इट विल टेक एटलीस्ट 2 months टू ऑब्टेन, हाउएवर ही इज एबल टू फर्निश द फॉलोइंग। उसके बाद में आपको एक डेटा दे दिया, किसका, क्या बोलते हैं, डिविडेंड रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, आपको सब दे दिया, और नीचे देखो 2 रेशियोज दिए हुए, करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। तो इन 2 रेशियो से आपको ये निकालना है कि डेटर्स कितने, क्रेडिटर्स कितने और स्टॉक कितने, क्योंकि उसकी वजह से हम क्या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये सब हम लोग ढूंढ पाएंगे, तो इस वजह से हमें ये सब ढूंढना पड़ेगा इन 2 रेशियोज को यूज करके, ठीक है। बस इसमें उतना ही है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम, ओके। तो देखो आपको बैलेंस शीट में देखना, आपको शेयर कैपिटल, इक्विटी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, CRR सब कुछ दिया हुआ है, और नीचे आप एसेट में देखोगे तो फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, रेशियो से डेटर्स, क्रेडिटर्स और स्टॉक निकालते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये रेशियोज आते होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो उसका ये फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होता है कि मेरी 1 रुपए की लाइबिलिटी में मेरे पास कितने एसेट्स है, ठीक है, कितने करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स मतलब जो 1 साल के अंदर आपको यूज होने वाला है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है वो एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, समझ जाओ वैसा। तो करंट रेशियो क्या है, आपको बताता है कि कंपनी के पास
करंट लाइबिलिटी, 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी के बदले उनके पास कितने एसेट्स है, ठीक है, उनके पास कितने करंट एसेट्स है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका मीनिंग आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। सेकेंड क्या है अपना, एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है, उसको नॉर्मली हमेशा क्विक रेशियो के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्विक रेशियो, ठीक है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, समझ में आ गया। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स क्विक लाइबिलिटीज, ठीक है। तो क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज, क्विक एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, और क्विक लाइबिलिटीज को हम करंट लाइबिलिटी से लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो फॉर्मूला इस सम में यूज होगा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और क्विक रेशियो या तो एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, समझ में आ गया। और एक फॉर्मूला अगर आपको इस सम में यूज होगा, बट जनरली वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए आपको करंट एसेट से करंट लाइबिलिटी माइनस करोगे तो आपको क्या मिलता है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये 3 फॉर्मूला इस सम में आपको यूज होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करके सम करते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग रेशियोज आते होते हैं तो फिर ये फॉर्मूला तो बहुत ईजी है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी आ गया, ठीक है। तो अभी देखो करंट रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है, करंट रेशियो 2013 और 2012, ठीक है। करंट रेशियो आपका क्या है 1.5 एंड 1.4, और क्विक एसिड टेस्ट रेशियो है 1.1 और 0.8, ठीक है। तो वो उससे देखने से पहले अपन करंट रेशियो करते हैं, ठीक है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ, करंट रेशियो इज इक्वल टू 1.5 करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, समझ में आ गया। तो ठीक है, तो आपकी करंट एसेट्स कितने आपके 1.5, करंट लाइबिलिटीज क्या होती है 1, ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो 1.5 अपॉन 1, ये 1 अज्यूम रहता है इसलिए यहाँ पे लिखते नहीं है। तो करंट एसेट्स आपके कितने 1.5, करंट लाइबिलिटीज आपकी कितनी है 1, ठीक है। तो अभी फाइंड आउट करो, वर्किंग कैपिटल आपको दिया होगा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल आपके पास वो छोड़ो, पहले ये निकालो, करंट एसेट्स कितने 1.5, करंट लाइबिलिटीज कितनी है आपकी 1, तो 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.5, इतना समझ में आ गया। अब 0.5 की तरह वैल्यू क्या दी है 2013 देख रहे, तो 2013 में वर्किंग कैपिटल कितना है 80, ठीक है। तो अभी इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज मिल जाएगी, ठीक है। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 80 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 0.5, ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 80 इंटू 1 डिवाइड बाय 0.5, ठीक है, समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने किया। करंट रेशियो आपको दिया था, मतलब क्या हुआ, करंट एसेट्स आपके 1.5 है और करंट लाइबिलिटीज आपकी 1 है, ठीक है। और उसको हम लोगों ने करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी में सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल से हम लोग करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो करंट एसेट्स होंगे 240 और करंट लाइबिलिटीज होगी आपकी 160, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अभी 2012 का भी कर लो, ठीक है। तो 2012 का करंट रेशियो कितना है 1.4, ठीक है, देयरफॉर करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1.4, करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1, ठीक है,
ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, 1.4 माइनस 1 तो 0.4, सॉरी हाँ 1.4 माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है। ये कितना दिया आपको 100, ठीक है। तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज आपको मिल जाएगा। तो 100 इंटू 1.4 डिवाइड बाय 0.4, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज आपकी कितनी आएगी 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 0.4, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको करंट एसेट्स आएंगे 350 और करंट लायबिलिटीज आएगी आपको 250, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है आपका क्विक रेशियो, ठीक है, मतलब एसेट टेस्ट रेशियो जो भी है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है आपका करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटीज और क्विक रेशियो भी आपके पास है तो आपको मिल जाएगा स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी एसेट टेस्ट रेशियो तो इसका कितना है 1.1, किसका 2013 का, ओके 2013 का एसेट टेस्ट रेशियो है 1.1, ठीक है। करंट एसेट्स कितने आपके 240, ठीक है, माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है आपकी 160। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 160 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 240 माइनस स्टॉक, ठीक है। देयरफॉर स्टॉक इज इक्वल्स टू 240 माइनस 160 इंटू 1.1, ठीक है। तो आप ये मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 240 इंटू माइनस करो 160 इंटू 1.1 कितना आता है 176, ठीक है। तो 240 माइनस 176 करोगे तो आपको स्टॉक कितना आ जाएगा 64 का। ये किसके लिए 2013 का है, ठीक है। अब यही सेम टू सेम 2012 के लिए कर लो, ठीक है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्विक रेशियो आपको कितना दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितने हैं आपके 350 माइनस स्टॉक अपॉन 250, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक कितना आएगा 150, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको इसमें स्टॉक मिल गया और इसमें स्टॉक मिल गया 2012 का स्टॉक और 2013 का स्टॉक, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप देखो करंट एसेट्स, ठीक है, 2013 के और एक 2012 के, ठीक है। तो पहले करंट एसेट्स निकालो कि इस सम में कौन कौन से करंट एसेट्स है, ठीक है। एक है आपके पास डिविडेंड रिसीवेबल, ठीक है। फिर क्या है इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है। फिर क्या है कैश ऑन हैंड एंड विद बैंक, कैश ऑन हैंड एंड विथ बैंक, ठीक है। उसके बाद में क्या है इन्वेस्टमेंट्स मैच्योरिंग विद इन 2 मंथ्स, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा स्टॉक आएगा और डेटाज आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका ये दो चीज़ हमारे पास है ही नहीं डेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने वो रेशियो से निकाला, समझ में आ रहा है। तो डिविडेंड रिसीवेबल आपको कितना दिया हुआ है, इसमें 2 दिया हुआ है, इसमें 4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीवेबल है 3, 2, ठीक है। इन लैक्स है ये सब फिगर्स, ये है 7, ये है 10, ठीक है, और ये है 3 और ये है 2, ठीक है। तो अब देखो स्टॉक आपको कितना मिला 64, ठीक है। तो ये हो गया 64 और इसमें कितना आएगा 150, ठीक है। अब डेटर्स आपका क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, क्यों, क्योंकि आपके पास करंट एसेट्स के टोटल पता है आपको, ठीक है। तो करंट एसेट्स का आपके पास टोटल कितना है 240 और इसका टोटल कितना है 350, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। ये हो गया। अब डेटर्स क्या हो गया आपके बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लो 240 माइनस 64 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। तो आपको आंसर कितना आएगा 161, ठीक है। और इसमें आपको आंसर कितना आएगा
182, ठीक है, समझ में आ गया। 350 माइनस 150 200 हो गया, 200 माइनस 2 198, 188, 186 और 182, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डेटर्स का निकल गया, स्टॉक का निकल गया, ये हमारा क्या हो गया, करंट एसेट्स। अब क्या निकालोगे आप, करंट लाइबिलिटीज के बारे में लिख दो, करंट लाइबिलिटीज में भी आप निकाल लो सब कुछ, ठीक है, सेम ही करना है। तो इस सब में करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी है, एक तो है इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है, फिर क्या है टैक्सेस पेएबल, टैक्सेस पेएबल, ठीक है, टैक्सेस पेएबल, और लास्ट में क्या आएगा, क्रेडिटर्स, ठीक है, ओके। और उसके बाद में करंट लाइबिलिटीज की आपकी टोटल, ठीक है, समझ में आ गया। तो इंटरेस्ट पेएबल आपको कितना दिया है, 4 और 5, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 6 और 3, 6 और 3, और करंट लाइबिलिटीज के क्रेडिटर्स के आपके पास टोटल नहीं है, बट ये आपको बैलेंसिंग फिगर भी मिल जाएगा क्योंकि आपके पास करंट लाइबिलिटीज का टोटल है, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज की टोटल कितनी है आपके पास, 160 इस साल की और 250 पिछले साल की, ठीक है। तो 160 और 250, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपकी निकल आ जाएगी, कितनी आएगी ये 150, ठीक है, और ये कितनी आ जाएगी 242, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने ये पूरा ये इंपॉर्टेंट था बस इसमें, और एक दो एडजस्टमेंट और है छोटी छोटी, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम लोग इसमें से स्टॉक डेटर्स निकालने थे और क्रेडिटर्स निकालने थे, ठीक है। अगर आपने अकाउंटिंग रेशियोज पढ़े होंगे तो ये तो बहुत ईजी होगा आपके लिए, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैंने आपको प्रॉपरली सिखा दिया है, पहले फॉर्मूलाज में से, ठीक है, आपको करंट एसेट्स, पहले फॉर्मूलाज में से आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज निकालो, ठीक है, फिर क्विक रेशियो में डाल के स्टॉक निकालो, और उसके बाद में फिर बैलेंसिंग फिगर डेटर्स और क्रेडिटर्स निकालो, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करते, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और वर्किंग कैपिटल के 3 फॉर्मूलाज भी मैंने दिए, वो याद रखना जरूरी है इस सम में, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग पूरा सम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पहले तो आप फॉर्मेट बना दो, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी सम चालू करते हैं। पहले आप क्या ढूंढोगे, सेल्स, ठीक है, सेल्स में इसमें भी आपको कुछ नहीं दिया है कि क्रेडिट सेल्स है या कैश सेल्स है, ठीक है, ओके। तो सेल्स में आपको अब क्या दिया है, क्रेडिट सेल्स ही है, तो आप पहले क्या फाइंड करोगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके ओपनिंग डेटर्स कितने हैं, अभी आप लोग ने फाइंड आउट किया, 182 आपके ओपनिंग डेटर्स हो गए, प्लस इस साल की आपकी सेल्स कितनी है 600, माइनस आपने क्लोजिंग डेटर्स कितने हुए 161, ठीक है, समझ में आ गया। तो ओपनिंग प्लस सेल्स माइनस क्लोजिंग, तो आपको क्या आ जाएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितने आ जाएंगे 621। ऐसा करना है तो ऐसा करो, स्टेटमेंट करना है तो स्टेटमेंट करो, या तो तुम वर्क लेजर बना के भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो आपको सेम टू सेम वही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है, परचेज क्रेडिट है, तो इसमें भी इसमें कैश फ्लो इफेक्ट नहीं होगा, तो आपको क्या फाइंड करना है, पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है, यही मेथड चलेगा, ठीक है। तभी आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है कितना है 400, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू COGS, ठीक है, COGS या COS कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, 400, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको कितना मिला इस सम में, ओपनिंग स्टॉक है आपकी 150, क्लोजिंग स्टॉक है आपके 64, ठीक है। परचेज आपको मिल जाएगा क्योंकि इस सब में भी आपको कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो आपको इसमें से क्या मिल जाएगा, परचेज मिल जाएगा। परचेज आपके कितने आएंगे 314, ठीक है, 400 प्लस 64 464 माइनस 150 करोगे तो आपको 314 आएगा, ठीक है। परचेज मिल गया आपको, अब परचेज मिल गया तो आपको क्या फाइंड करना है, क्रेडिटर्स को आपको क्रेडिटर्स का आपका लेजर बना दो, ठीक है, उसकी ओपनिंग बैलेंस कितनी है 242, क्लोजिंग बैलेंस कितनी है आपकी 150, ठीक है, और परचेज किया आपने
तो 314 और पेमेंट, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, बैलेंस मिल जाएगा जो कि आपने पेमेंट किया है। पेमेंट कितना किया आपने, 406। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सेम टू सेम मेथड से आपको करना है, आपको आंसर आएगा 406। ये आपका नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि पैसा गया आपके हाथ से, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या आपके, ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके एक्सपेंसेस है। ठीक है, कौन से, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज में देखोगे तो आपका क्या बोलते हैं, कोई आउटस्टैंडिंग या कोई प्रीपेड नहीं है, तो डायरेक्टली आप ये 60 + 30 करोगे 90, वो क्या बोलते हैं आपका पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, 60 + 30 = 90 आपके क्या हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है, इंटरेस्ट पेड नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है तो मतलब आपको बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ तो दिया होगा। ठीक है, तो आप लाइबिलिटीज में देखोगे तो हम लोगों ने जब किया तो इंटरेस्ट पेएबल था। ठीक है, तो इसी में लिख देता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, ओपनिंग कितना है आपका इंटरेस्ट पेएबल का 5 है। ठीक है, इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होता है 5। ठीक है, और उसमें से क्लोजिंग बैलेंस कितनी है आपकी 4, तो 5 + 5 + 4 आपने 6 लाख रुपया आपने क्या बोलते हैं इंटरेस्ट में पे कर दिया। ठीक है, आप ये लेजर बना के भी कर सकते हो, मैंने आपको यहीं पे बता दिया, ओपनिंग प्लस या करंट ईयर का माइनस क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, तो बुक वैल्यू कितनी है, सेल ऑफ इक्विपमेंट हुआ आपका, सेल ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, कितने का आपका एसेट थे, 40 लाख की बुक वैल्यू थी। ठीक है, उसमें से आपको लॉस कितना हुआ 15 का। ठीक है, तो आपके हाथ में कितना आया 25। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस तो लिखना नहीं है आपने, अपना कैश कितना है अपने हाथ में वो इंपॉर्टेंट है। तो सेल ऑफ इक्विपमेंट 40 की बुक वैल्यू थी, उसमें से 15 का लॉस हुआ तो 25 आपके हाथ में आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट इनकम। सेम आपको करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम है। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम है तो उसमें से आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल प्लस माइनस करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल का ओपनिंग है 2, इस साल का इंटरेस्ट इनकम है 4 माइनस अगर आप 3 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड रिसीव्ड, इस साल का डिविडेंड रिसीव, सेम इसमें भी ओपनिंग बैलेंस है तो आपको वही करना पड़ेगा। डिविडेंड रिसीवेबल में ओपनिंग है आपकी 4 प्लस इस साल का डिविडेंड रिसीव्ड कितना, आपका डिविडेंड इनकम कितना है 2 और क्लोजिंग कितना है 2, तो आपको रिसीव कितना हो 4 + 4 + 2 6 और -2 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज गेन। अब फॉरेन एक्सचेंज गेन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है। ठीक है, तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेस टैक्सेस पेड। ठीक है, फिर आएगा कैश फ्लोज बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसमें आएगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऐड या माइनस करोगे। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, इसमें से ऐड या माइनस करोगे, अगर पैसा आएगा तो आप ऐड करोगे, पैसा जाएगा तो आप माइनस करोगे। ठीक है, सम में मैंने पिछले 2 सम में यहाँ पे शायद माइनस लिख दिया है और आपको समझाते समझाते भी मैंने माइनस लिखा है। सब कुछ माइनस नहीं, जो आएगा वो आपको क्या बोलते हैं ऐड करना, जो गया वो आपको माइनस करना है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक रखो। ठीक है, तो आपका क्या है फॉरेन एक्सचेंज गेन, एक क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन क्या होती है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। गेन मतलब क्या, आपको पैसा आया तो 10 रुपीज़ आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब समझना है, ठीक है, तो समझ लो कि जो इनकम या एक्सपेंस, ठीक है, इसका वो है डेफिनेशन है। ठीक है, इनकम और एक्सपेंस अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटीज, ठीक है, विच आर नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, इनकम और एक्सपेंस अराइजिंग फ्रॉम
इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस, ठीक है, एक्टिविटीज भी लिख सकते हो, इसमें डेफिनेशन का कोई लेना देना नहीं है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इवेंट्स और ट्रांजैक्शन विच आर नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है, ओके, जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है? जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज होती है, ठीक है, ये सब नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। आप हर कंपनी में जाओगे तो हर कंपनी में कुछ फाइनेंस के लिए आप पैसा लोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, फिक्स एसेट परचेस करोगे, जो भी नॉर्मल आपका खरीद बेच करोगे, जो भी करोगे वो नॉर्मल होता है, वो ऑर्डिनरी होता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो अलग से कुछ अलग से एक्टिविटी हुआ है, कुछ अलग एक्टिविटी की वजह से आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ठीक है। इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सीए कर रहे हो तो आपको इसके लिए प्रॉपर AS5 है, लेकिन अगर आप नॉर्मल बीकॉम कर रहे हो तो इतना समझ जाना जो एक्टिविटीज नॉट ऑर्डिनरी है, ठीक है, जिस वजह से इनकम और एक्सपेंस हो रहा है और वो एक्टिविटी नॉट ऑर्डिनरी है, तो फिर वो क्या उनसी आइटम में आ जाता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो डैमेजेस रिसीव फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन। अब देखो ये भी सेम टू सेम है, ये भी नॉर्मल एक्टिविटी से कभी नहीं हो, ये ऑर्डिनरी है क्या? कभी आपको डैमेजेस मिले क्या? आपकी रेपुटेशन खराब हो गई हो, ये तो कभी कभी रेयरली कभी हो जाता है, तो उस पर आपको डैमेजेस मिले, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी? एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो जाएगी। तो डैमेजेस रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन, रिसीव्ड हुआ मतलब ये आपको ऐड हो जाएगा, 14 ऐड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? डेप्रिसिएशन नॉन टैक्स एक्सपेंस है। उसके बाद में टैक्सेस, टैक्सेस सेम है कि आपको इसमें टैक्स प्रोवाइडेड दिया है, ठीक है, तो अभी आपको इसमें से टैक्स माइनस करना पड़ेगा। सेम टू सेम इसमें इजी है क्योंकि आपको दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो टैक्सेस पेएबल है, ओपनिंग है 3 प्लस इस साल का टैक्सेस कितने आपके 30 माइनस 6, आपको आंसर कितना आएगा 33 माइनस 6 कितना आ जाएगा 27 माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इससे आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इधर तक तो खत्म हो गया, ठीक है। फिर आपने डिविडेंड्स पे किए, ठीक है, अभी इसमें भी आपने डिविडेंड्स 15 रुपीज आपने पे किए, ओके। तो डिविडेंड्स पेड यहाँ पर लिखोगे 15 माइनस में, ठीक है, क्योंकि फाइनेंसिंग है, इक्विटी शेयर्स को आपने डिविडेंड्स पे किए तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। फिर नेट प्रॉफिट कैरिड टू बैलेंस शीट, वो छोड़ दो, हो गया। उसके बाद में एडजस्टमेंट में जाओ, एडजस्टमेंट में सिर्फ एक ही चीज एडजस्ट की हुई है, क्या बोला है? इट इज गैदर्ड दैट डिबेंचर होल्डर्स ओइंग टू 50% ऑफ द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड सेम वाज पुट थ्रू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो इधर तक सम खत्म हो जाना चाहिए, इसके बाद में आप क्या करते हो? बैलेंस शीट देखते हो, ठीक है। अब बैलेंस शीट में देखो शेयर कैपिटल 2012 में 110 था, इस बार कितना हो गया 150, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैं करके बताता हूं, इक्विटी शेयर्स कितने थे 110 थे, कितना हुआ 150, तो कितने से बढ़ गया आपका 40, ठीक है। अगर वो एडजस्टमेंट नहीं दी होती कि 50% ऑफ द डिबेंचर्स ने अपना कन्वर्ट कर दिया, क्या बोलते हैं, डिबेंचर इक्विटी शेयर में, तो ये 40 का 40 आप यहाँ पे लिख देते इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 40, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या दिया है कि 50% ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स 50% ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/12 एक्सरसाइज द ऑपरेशन ऑफ ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। तो डिबेंचर्स देखना आप 2012 में कितने 40, ठीक है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा 20, मतलब 20 लाख के डिबेंचर होल्डर्स ने अपना एक्सरसाइज किया ऑप्शन, ठीक है। तो इस 40 में से 20 क्या हो गए डिबेंचर होल्डर ने कन्वर्ट किए, ठीक है, डिबेंचर होल्डर ने कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर आया, तो ये पैसा तो नहीं आया, ठीक है, डिबेंचर से कन्वर्ट होकर इक्विटी हुआ है, तो इसमें कोई कैश बैंक का इफेक्ट नहीं आता। और जो रेस्ट 20 है वो क्या आप अज्यूम कर लोगे कि ये क्या किया आपने इशू किया है, ठीक है। जब आप डिबेंचर कन्वर्ट करते हो तो आप एंट्री क्या डालते हो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो आप ये देखो इसमें आपका कैशबैक इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये एंट्री कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी। लेकिन जो 20 बच गया अभी वो आप क्या अज्यूम करोगे, आपने इशू किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना ₹20, ठीक है, 40 नहीं 20, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका
10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। 40 थे, अभी कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। तो आपने क्या दिया, पैसा दे दिया, रिडीम किया, पैसा दे दिया, कितने का दिया आपने, 30 दिया, ठीक है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स आपने कितने किए, रिडीम किए, 30 के, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, कितना आएगा, 30, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपने इशू किया है, तो 20 आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और नेक्स्ट क्या, आपने रिडीम किया प्रेफरेंस शेयर, तो आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया है, तो 30 आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखो CRR आपने क्रिएट किया है, ठीक है। CRR आप किससे क्रिएट करते हो, आप रिजर्व से क्रिएट करते हो, ठीक है। तो आपका जब CRR क्रिएट करते हो, जनरल एंट्री क्या आती है, जनरल रिजर्व टू CRR, ठीक है। तो इसमें आपका कैश बैंक कुछ इफेक्ट नहीं होता, तो इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है, क्योंकि इसमें दे दिया आपका डिविडेंड्स पेड कितना है, तो डायरेक्टली दे चुके हैं, तो इसमें आपको क्या बोलते हैं, देखने की जरूरत नहीं है कि रिजर्व्स में क्या प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट क्या है, 8% डिबेंचर्स विद कन्वर्टेबल ऑप्शन, देखो 50% आपके कन्वर्टेबल हो चुके, तो 40 थे 20 हो गए, ठीक है। तो इसमें कुछ और इशू नहीं हुए, ना रिडीम हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, अदर टर्म लोन्स, देखो 30 थे और 15 आपने पे कर दिए, ठीक है, 15 है अभी, तो अदर टर्म लोन्स, ठीक है। पहले आपके ओपनिंग में कितने थे, 30, अभी क्लोजिंग में कितने, 15, तो आपने कितने पे कर दिए, 15 लाख के टर्म लोन्स आपने पे कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड एसेट्स लेस डिप्रिसिएशन, ठीक है। इस सब में आपने सेल भी किया और डिप्रिसिएशन भी है, तो आप एक काम करो, इसका क्या बना दो, लेजर बना दो, इजी हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स की ओपनिंग कितनी है आपकी, 100 है, क्लोजिंग कितनी है आपकी, 130 है, ठीक है। फिर डिप्रिसिएशन कितना है आपका, P&L में 50 दिया हुआ है आपको, ओके। उसके बाद में आपने लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट आपको 15 हुआ, तो अगर आप बुक वैल्यू लिखना चाहो तो बुक वैल्यू, बट अगर अलग अलग लिखो तो बेटर है। बाय कैश बैंक 25 लाख रुपया आपको मिला, ठीक है, बाय P&L, ठीक है। लॉस हुआ आपको 15 का, ठीक है, तो 15 का आपको लॉस हुआ, ओके। तो ये आप जब टैली करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा कैश बैंक कितने का आपने एसेट खरीदा, 130 प्लस 40 क्या होता है, 170, 170 प्लस 50, 220, 220 माइनस 100, इसमें इतना आंसर आएगा 120, ठीक है। तो आप लोग 120 के एसेट्स परचेज किए, तो फिक्स्ड एसेट परचेज्ड आपके कितने आएंगे, 120 आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो आपने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट सेल वेल नहीं किए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपने 10 के ही सेल किए, तो यहाँ पे आप 10 को ऐड कर दो, ठीक है, समझ में आ गया। तो 50 थे 40 हो गए, तो आपने 10 के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपने ऐड कर दिए, ओके, समझ में आ गया। अभी इसको पूरा टोटल करो और टोटल करने के बाद में आपको आंसर आ जाएगा, ओके। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे, उसके बाद में ओपनिंग और क्लोजिंग कितनी आएगी, ओके। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे आपका ऑपरेटिंग आएगा, इधर आएगा आपका 14, ठीक है। तो 120 आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी इन्वेस्टिंग आएगी 78 नेगेटिव, ठीक है। आपकी फाइनेंसिंग भी नेगेटिव में आएगी, कितनी आएगी, 46 आपकी नेगेटिव में आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपके कितने आएंगे, 120 माइनस 78 माइनस 46, अगर आप करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 2, ठीक है। प्लस ओपनिंग लेस क्लोजिंग करोगे तो आपको प्लस ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस ओपनिंग कितना है, ओपनिंग कितना अपना 12 है, ठीक है। तो 12 माइनस 2 करोगे तो आपको क्लोजिंग मिल जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आपकी 2 है, ओपनिंग आप करोगे तो ओपनिंग में क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर आपको क्या आ जाएगा,
क्लोजिंग आपका आंसर आना चाहिए, तो क्लोजिंग आपने आंसर कर दिया। ठीक है, तो इस सब में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपका करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो इंपॉर्टेंट था, उससे आपको स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स निकालने थे बस, इसलिए मैंने ये सम किया, अदरवाइज कुछ नहीं किया। और बाकी दो इधर आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स थे, वो तो आपको मालूम पड़ जाता है, अगर आप क्वेश्चन बरोबर पढ़ो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और कौन सा ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो ये रहा पूरा क्वेश्चन नंबर 4, और इस सम से हमारा क्या खत्म हो जाता है, डायरेक्ट मेथड खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो हम लोग ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का डायरेक्ट मेथड अभी खत्म कर दिया है। आगे हम क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट मेथड है वो करेंगे, और इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नॉर्मल रूटीन में भी जो भी कंपनीज बनाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाती है, डायरेक्ट मेथड से नहीं बनाती है। ठीक है, तो जो नॉर्मल हमारा बिजनेस चलता है, जो नॉर्मल रियल लाइफ में बिजनेस चलता है, वो इनडायरेक्ट मेथड से ही कैश फ्लो बनाती है। और एग्जाम में भी इवन सीए में और इवन नॉर्मल बीकॉम में भी शायद इनडायरेक्ट मेथड के आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो नॉर्मली आपको बिजनेस में भी दिख जाता है। ठीक है, रियल लाइफ में भी दिख जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट मेथड यहाँ पर खत्म होता है, ये मैं पार्ट 1 रखूंगा, पार्ट 2 मैं इनडायरेक्ट मेथड रखूंगा। तो इनडायरेक्ट मेथड ज़रूर देखना, ज़्यादातर वो देखना, मैंने डायरेक्ट मेथड इसलिए किया ताकि आपका ग्रिप बैठ जाए। अभी आपको पता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या होता है, अभी सिर्फ इसमें और इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी चेंज होगी, बाकी सब नॉर्मली सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर भी करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।